नमस्कार मेरे विद्वान साथियों। आज हम लोग हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन के जो टॉप 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि आपके बीटी एग्जाम में आने वाले हैं उनको हम देख रहे थे। तो आज क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग करने वाले हैं। इससे पहले एक वीडियो लेक्चर में हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करा रखा है। ठीक है, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखने वाले हैं जो कि है पास्कल्स लॉ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। हर एक एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि पास्कल का नियम क्या है और इसके प्रासंगिक उदाहरण भी पूछे जाते हैं कि पास्कल का कहाँ पे उपयोग है, पास्कल के नियम का कहाँ पे उपयोग है। तो ये हाइड्रोलिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में जरूर आएगा। इसको आप किसी भी सूरत में तैयार करके जाना है, इसको बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। तो बहुत ही आसान तरीके से मैं पास्कल के लॉ को समझाऊंगा और इसका डेरिवेशन भी कराऊंगा, साथ ही बताऊंगा कि कहाँ पे इसका उपयोग भी है। तो आप इस पूरे वीडियो को अच्छे से देखिए, अपने नोट्स पर इसको नोट कर लीजिएगा, जिससे कि आपको हेल्प हो जाएगी। एग्जाम टाइम पे रिवाइज करके इसके डेरिवेशन को एक बार करके जरूर जाइएगा। ठीक है, और अगर हमारा वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगता है और आपको हेल्पफुल लगता है कि हाँ इससे मुझे मदद मिलेगी, मेरे अच्छे नंबर आएंगे बीटी के एग्जाम में, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हाँ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे कि उन्हें भी इसका लाभ मिले और मुझे मोटिवेशन मिले कि हाँ आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर पसंद आ रहा है। तो और भी अच्छे अच्छे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो चलिए, तो टॉपिक पे आते हैं। पास्कल का नियम, पास्कल्स लॉ क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए ये है अपने पास्कल, जिन्होंने ये नियम दिया था। तो ये एक फ्रांसीसी गणितज्ञ है। तो फ्रांसीसी गणितज्ञ है जिसको ब्लेज पास्कल बोलते हैं। ठीक है, और इन्होंने 1653 में यानी कि 1653 में यह सिद्धांत दिया था कि यदि कोई भी तरल स्थिर अवस्था में हो तो द्रव के अंदर किसी बिंदु पर द्रव का दाब प्रत्येक दिशा में समान होगा। क्या कहने का मतलब है कि अगर कोई द्रव है जो कि स्थिर अवस्था में है, जैसे कि मान लीजिए कि एक वाटर बॉडी है, एक पानी की टंकी है, इसमें जो द्रव भरा हुआ है वो स्थिर अवस्था में है। ठीक है, मूविंग नहीं है। याद रखिएगा कि ये जो नियम है वह द्रव के स्थिर अवस्था के लिए है, अगर गति कर रही है तब के लिए नहीं होगा। तो स्थिर अवस्था में अगर द्रव है तो द्रव के अंदर किसी भी बिंदु पे, यह बिंदु यहीं पे हो सकता है, इस बिंदु पर लगने वाला जो बल होगा, दाब होगा, या फिर कह लो दाब की जो तीव्रता होगी, प्रेशर इंटेंसिटी जो होगी, वो चारों दिशाओं से एक समान दाब लगेगा। अगर मान लीजिए कि स्मॉल एच गहराई पे जो दाब लग रहा है या प्रेशर इंटेंसिटी लग रही स्मॉल पी है, तो हर डायरेक्शन में आपको पी फोर्स आपको इस पॉइंट पर लगेगा। यह पॉइंट क्या है? यह पानी का कोई एक बिंदु है, या फिर कोई एक बिंदु है पानी के अंदर, और उस पर जो है कि पी दाब लगेगा। ये पास्कल का नियम है, सिंपल सा। ठीक है, आपने और अच्छे से समझने के लिए आपने देखा होगा कि अगर पानी में आपका घड़ी गिर जाता है, घड़ी, तो उस पर लिखा होता है वाटर रेजिस्टेंट अप टू 20 मीटर। ठीक है, तो 20 मीटर तक वाटर रेजिस्टेंट है। इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए एक तालाब है, इस तालाब के अंदर आपकी घड़ी गिर गई है। अगर इस घड़ी की, इस तालाब की गहराई 20 मीटर से कम है या 20 मीटर तक है, तब इस घड़ी पर पानी का जो दाब लगेगा वह घड़ी सह लेगी, घड़ी के अंदर पानी नहीं जाएगा। लेकिन जैसे जैसे गहराई बढ़ती चली जाती है, दाब भी बढ़ता चला जाता है। आपने अभी फार्मूला पढ़ा होगा, प्रेशर इंटेंसिटी बराबर होता है रो जी इंटू एच, जहां पे प्रेशर इंटेंसिटी हाइट पर डायरेक्टली डिपेंड करती है। जितनी गहराई में हम चलते चले जाएंगे उतनी ही ज्यादा दाब हमारे ऊपर लगती चली जाएगी। क्लियर है? तो फिलहाल पास्कल का नियम यह है कि दाब तो बढ़ता चला जाएगा, लेकिन किसी भी बिंदु पर जो दाब लगेगा वो चारों दिशाओं में एक समान होगा। ऐसा नहीं है कि ऊपर से P1 फोर्स लग रहा हो तो नीचे से P2 फोर्स लग रहा हो। अगर ऊपर से P1 है तो नीचे से भी P2 ही लगेगा, साइड साइड से भी इसमें P1 फोर्स ही लगेगा। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे पास्कल का क्या नियम है। तो पास्कल कहते हैं कि यदि द्रव स्थिर अवस्था में है तो द्रव के अंदर किसी भी बिंदु पर पानी द्वारा उस बिंदु पर लगाया गया दाब तीव्रता सभी दिशाओं में एक समान होगा। ऊपर नीचे हर डायरेक्शन से जो दाब लगेगा एक समान लगेगा। समझ गए बात को? तो आपको एग्जाम में अगर आता है कि पास्कल का क्या नियम है, तो आपको सिंपल इतना लिखना है कि पास्कल के नियम के अनुसार, ठीक है,
पास्कल के नियम के अनुसार किसी स्थिर अवस्था में द्रव के अंदर किसी बिंदु पर लगने वाला द्रव का दाब, ठीक है, द्रव का दाब हर एक दिशा में समान होगा। सिंपल सी बात। अर्थात दूसरे शब्दों में पास्कल के नियम के अनुसार कोई भी तरल स्थिर अवस्था में सभी दिशाओं में समान दाब लगाता है। तो कोई भी तरल हो अगर स्थिर अवस्था में है तो द्रव के अंदर द्रव के द्वारा जो लगाया गया दाब होगा हर एक डायरेक्शन में एक समान होगा। ठीक है, चलिए, तो द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट एनी पॉइंट इन ए लिक्विड एट रेस्ट इज द सेम इन ऑल दी डायरेक्शन। ये पास्कल का नियम हो गया। आई होप कि आप समझ गए होंगे इस बात को। तो चलिए, इनका डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन हमें बिल्कुल तैयार कर लेना है। तो बहुत आसान तरीका समझाऊंगा आपको इस डेरिवेशन को करने का। देखिए, ये आपके पास पास्कल का जो नियम है इसका डेरिवेशन करने के लिए मान लीजिए कि ये कोई वाटर बॉडी है, स्थिर वाटर बॉडी है, इसके किसी डेप्थ पे, किसी एच डेप्थ पे पानी की एक बिंदु है, ये कोई पॉइंट है, और इस पर इन्होंने कहा कि चारों दिशाओं से लगने वाला जो दाब होगा, दाब की तीव्रता बेसिकली वो एक समान होगा। यानी कि अगर ऊपर से भी पी फोर्स लग रहा है तो नीचे से भी पी फोर्स लगेगा, साइड से भी पी फोर्स लगेगा, है ना, इस डायरेक्शन से भी पी फोर्स लगेगा, तो चारों दिशाओं से समान फोर्स लगेगा। ये पास्कल का नियम था। इसी को हमने सिद्ध करने के लिए इसी जो पॉइंट है, ये जो छोटा सा पॉइंट है, इसको हमने जूम कर लिया और हमने माना कि जो पॉइंट है वो प्रिज्म के आकार का है। प्रिज्म को इस आकार का आता है, तो ये प्रिज्म के आकार का अपना पॉइंट है, ये इस तरीके का। ठीक है, ऐसे प्रिज्म के आकार का है। ये प्रिज्म के आकार का लेने का मकसद क्या था कि हम जानना चाहते थे कि अगर ये हमारा प्लेट क्या है, वर्टिकल हो, ये प्लेट वर्टिकल हो तो ऊपर भी क्या इस पे समान दाब लगेगा। तो इधर से जो फोर्स लग रहा है P2, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे जो फोर्स लग रहा है P1 और इंक्लाइंड प्लेन पे जो फोर्स लग रहा है P3, ये क्या तीनों एक समान आता है। अगर तीनों एक समान आएगा तो हम कहेंगे ये जो P1 है, ये जो P1 फोर्स है, P2 और P3 अगर एक समान आएगा तो हम कहेंगे कि पास्कल का नियम यहाँ वर्क कर रहा है। इसी को इन्होंने प्रूफ करके दिखाया है और बताया है कि P1 बराबर P2 बराबर P3, यानी कि तीनों ही एक समान है। ठीक है, तीनों जो फोर्स है वो एक समान है। यही तो था कि हर डायरेक्शन में। तो एक छोटा सा पॉइंट था जिसको हमने जूम करके एक जो है प्रिज्म का शेप दे दिया है। इस प्रिज्म के शेप पर जो प्रेशर लग रहा है वही हम चेक कर रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल प्लेन पे मान लीजिए P1 है, वर्टिकल प्लेन पे P2 और इंक्लाइंड प्लेन पे P3। और अगर तीनों बराबर हो गया तो हम कह सकेंगे कि इस बिंदु पर लगने वाला चारों डायरेक्शन से जो बल है वह एक समान है। ठीक है, तो इसी को प्रूफ करते हैं। चलिए, मान लो कि द्रव के अंदर किसी आयतन का एक अत्यंत छोटी मोटाई T का त्रिभुजाकार प्रिज्म है जो कि ABC है। तो ये ABC पॉइंट का, और इसकी जो मोटाई है, इस प्रिज्म की जो मोटाई है वो कितनी है, स्मॉल t है। इसकी मोटाई, जितने भी प्लेट हैं इनकी मोटाई कितना है, स्मॉल t है। इसकी भी मोटाई कितनी है, स्मॉल t है। तो तीनों ही प्लेट की मोटाई स्मॉल t है और इनके जो फलक हैं, फेसेस हैं, फेस 1, 2 और 3, इन पर जो दाब की तीव्रताएं लग रही हैं क्रमशः स्मॉल P1, P2 और P3 दाब तीव्रता लग रही है जो कि इस फलक के लंबवत है। ठीक है, जैसे कि पहला प्लेन है तो पहले प्लेन के लंबवत ये फोर्स P1 लग रहा है, दूसरे प्लेन के लंबवत जो दाब तीव्रता है वो P2 लग रहा है। तो कुछ इस तरीके से फोर्स लग रहा है, तो इसको हमें डिराइव करना है। ठीक है, एक चीज, अब डेरिवेशन करने से पहले आपको एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको जानना चाहिए, वो क्या है। देखिए, हमें पता है कि प्रेशर इंटेंसिटी, दाब तीव्रता जिसको स्मॉल p से हम डिनोट कर रहे हैं, दाब तीव्रता बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि बल बटे क्षेत्रफल। आपको पढ़ाया गया होगा, क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए, अगर नहीं पता है तो ऊपर भी प्रेशर इंटेंसिटी बराबर फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे इस पे तीनों डायरेक्शन से जो फोर्स लग रहा है उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें प्रेशर इंटेंसिटी को कन्वर्ट करना पड़ेगा फोर्स के टर्म में। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं कि फोर्स बराबर, तो हम लिख सकते हैं फोर्स बराबर प्रेशर इंटेंसिटी इंटू एरिया। अब यह फोर्स आ गया है,
अब फोर्स आ गया है तो हम इसको रिजल्टेंट के तौर पे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो फोर्स बराबर प्रेशर इंटू प्रेशर इंटेंसिटी इंटू एरिया होता है, बस इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर प्रेशर इंटेंसिटी P1 लग रहा है, अगर इसको आप फोर्स के रूप में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, P1 गुणे इसमें एरिया से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये फोर्स आ जाएगा। मान लो ये फोर्स क्या हो गया, F1 आ गया। ठीक है, उसी तरीके से अगर F2 निकालना हुआ फोर्स दूसरे प्लेन पर, वर्टिकल प्लेन पे, तो आपको करना पड़ेगा P2 इंटू एरिया। वो भी एरिया कौन सा है, ये जो प्लेन लग रहा है जिसपे P2 फोर्स लग रहा है उसका एरिया। तो चलिए इसको एरिया A1 कर देते हैं, इसको एरिया A2 कर देते हैं। उसी तरीके से P3 निकालना है, ये P3 है, तो यहाँ पे अगर आपको F3 निकालना हुआ तो F3 बराबर हो जाएगा P3 इंटू A3। ठीक है, इस तरीके से F3 आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन सभी तीनों ही जो फोर्स हैं इनको रिजल्टेंट के तौर पे एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाएंगे, देखिए ये हमारा एक्सिस हो गया। अब यहाँ पे देखोगे कि F1 जो फोर्स है, F1 फोर्स ये ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है, ये ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है ना, तो ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है तो ऊपर की तरफ जाते हुए हमने फोर्स दिखा देना है F1 को। ठीक है, और आप देखोगे F2 फोर्स किधर है, ये लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है F2 फोर्स। तो F2 फोर्स को हमें इस फ्री बॉडी डायग्राम पे इस डायरेक्शन में दिखा देना है F2। और यहाँ पे अगर आप F3 को देखो तो F3 जो है वर्टिकल के साथ, ये देखिए वर्टिकल प्लेन है। एक मिनट में पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। ये देखिए वर्टिकल प्लेन है, तो वर्टिकल के साथ अगर ये थीटा एंगल बना रही है तो यहाँ पे भी थीटा एंगल बनाएगी। एक्चुअली ये जो प्रिज्म है ये हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा बना रही है, तो जब हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा बना रही है तो इस पर जो लंब पड़ेगा, ठीक है, परपेंडिकुलर जो फोर्स लगेगा, यह वर्टिकल के साथ थीटा कोण बनाती है। ये ट्रायंगल का रूल है। ठीक है, तो ये क्या बना रही है, थीटा एंगल बना रही है। और F3 जो फोर्स है ये वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना रही है। तो ये जो है ये F3 फोर्स इधर से पास कर रही है, हमें यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम में इस एक्सिस से पास करते हुए इस तरीके से हमें F3 दिखा देना है। ये F3 है जो कि वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना रही है। बस इतना अगर आपको समझ में आ गया तो समझ लीजिए कि पास्कल का रूल आपको आसानी से डिराइव कर लोगे। हमने किया क्या, देखिए बस इतना सा काम किया है कि F1 फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा था, ऊपर की डायरेक्शन में, तो ऊपर में हमने F1 दिखा दिया। उसी तरीके से F2 जो है इस डायरेक्शन में जाते हुए दिख रहा था, तो इस डायरेक्शन में हमने F2 को डिनोट कर दिया। और F3 जो फोर्स था वो इस डायरेक्शन में जा रहा था, तो इस डायरेक्शन में हमने थीटा एंगल के साथ F3 को डिनोट कर दिया। बस इतना सा हमने काम करा है। अगर इतना आपको समझ में आ गया है तो सारा कुछ अभी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए जब भी किसी फोर्स को आपको सॉल्व करना रहे तो हमेशा फोर्स को देखो, प्रेशर इंटेंसिटी थी तो उसको हमने फोर्स के रूप में चेंज किया। क्या किया, उसके लिए हमने एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे एरिया से मल्टीप्लाई करके फोर्स बना लिया। क्योंकि फोर्स को ही हम जो है इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगा सकते हैं। आप फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा होगा कि समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो और समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू जीरो। क्योंकि पानी स्थिर अवस्था में है, स्थिर अवस्था का मतलब हो गया कि वो इक्विलिब्रियम में है, यानी कि वो मूव नहीं कर रही है, तो एक्स डायरेक्शन में लगने वाला जो बल होगा वह जीरो के बराबर होगा और वाई डायरेक्शन में लगने वाला जो बल होगा वो भी जीरो होगा। इसलिए हमने इसको प्रेशर इंटेंसिटी को फोर्स में बल के रूप में कन्वर्ट करा और इक्विलिब्रियम इक्वेशन हमने लगा दिया। प्रेशर इंटेंसिटी होता तो ये हम इक्वेशन न लगा पाते, इसीलिए हमने फोर्स के रूप में इसको कन्वर्ट कर लिया। तो अब देखिए हमारे पास F1, F2 और F3 मिल गया, लेकिन इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाने के लिए ये जो फोर्सेज है वो एक्सिस पे होने चाहिए। तो अगर आप देखोगे तो F1 जो है, F1 तो एक्सिस पे है, वर्टिकल एक्सिस पे है। F2 जो है अपना हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है, लेकिन जो F3 है वह एक्सिस पे नहीं है। तो इसको एक्सिस पे लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ F3 जो है वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना रही है, तो हम इसको एक्सिस पे लाने के लिए कॉस के साथ लिख देंगे। कॉस के साथ इसको हम लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा
ये हो जाएगा F3 cos थीटा। और इसी कोऑर्डिनेट में ये अपना फोर्थ कोऑर्डिनेट है, इसी कोऑर्डिनेट में एक कंपोनेंट F3 का cos के साथ जाएगा और एक कंपोनेंट F3 का sin के साथ जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा F3 sin थीटा। बस, अगर ये आपको क्लियर होगा, ठीक है, इतना मैं मान के चल रहा हूं कि आपको पता है। तो ये जो F3 फोर्स था, इसको हमने इसका कंपोनेंट जो है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेन पे हमने ट्रांसफर कर दिया। तो जब हमने फोर्स को ट्रांसफर कर दिया है अलग अलग प्लेन पर, तो अब ये F3 का हमें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसको अलग अलग प्लेन पर ट्रांसफर कर दिया है। अब हम अपना ये इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगा सकते हैं, समेशन ऑफ Fx बराबर 0, Fy बराबर 0, और बहुत आसानी से हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं समेशन ऑफ Fx इज इक्वल टू 0 की। तो जब समेशन ऑफ Fx इज इक्वल टू 0 को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x डायरेक्शन में, देखिए कौन सा फोर्स है, एक तो x डायरेक्शन में F2 है जो कि लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है, और F3 साइन थीटा जो है कि राइट डायरेक्शन में जा रहा है। दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। ओके, तो हम क्या करते हैं, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो हम बराबर के इस तरीके से लिख सकते हैं कि F2 बराबर F3 साइन थीटा। F2 बराबर F3 साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखो तो F2 बराबर है क्या, F2 बराबर है P2 इंटू A2, है कि नहीं। F2 बराबर P2 इंटू A2, यानी कि जो P2 फोर्स लग रहा था ये है, और साथ ही साथ A2 जो एरिया है, एरिया किसका है, ये जो फलक है, ये जो फलक है फेस है, इस पूरे फेस का एरिया है अपना A2। ठीक है, तो इसको हम F2 की जगह लिख सकते हैं P2 इंटू A2 बराबर F3 की जगह लिख सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर लिखता हूं अदरवाइज स्पेस कम पड़ जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं P2 इंटू A2 बराबर F3 आपका देख रहे हो यहाँ पे है, ये है अपना F3 है, तो F3 का मान कितना है, P3A3, तो हम यहाँ लिख देते हैं P3 इंटू A3 इंटू साइन थीटा, तो साइन थीटा भी हम रख देते हैं। अब हमें यहाँ पे जरूरत पड़ेगी A2 A3 का मान रखने के लिए और साइन थीटा का मान निकालने के लिए, तो इसको हम पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर A1 की बात करें, A1 मतलब ये पहला वाला जो प्लेन है, ये नीचे जो प्लेन है पहला, ये अपना A1 है ना। ये पूरा का पूरा प्लेन, समझिएगा इस बात को कि यहाँ से यहाँ तक ये जो पूरा प्लेन है, ये पूरा का पूरा ये जो प्लेन है वो A1 है। A1 मतलब है एरिया है पहले फलक का, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा एरिया है पहले फलक का। तो A1 निकालने के लिए, ये जो A1 है, A1 निकालने के लिए हम लिख सकते हैं कि हाँ, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि A1 बराबर हो जाएगा, अगर इसकी लंबाई आप देखो तो B और C इसकी लंबाई मान लो कि B से C तक की लंबाई है, तो आप लिख सकते हो BC इंटू इसकी थिकनेस, क्योंकि लेंथ इंटू थिकनेस होती है, विड्थ होती है, तो थिकनेस कितनी है इसकी, T है, तो BC इंटू T क्या हो गया अपना, A1 हो गया। ठीक है, एरिया पहले फलक का। उसी तरीके से A2 की बात करें, A2 मतलब हो गया दूसरे फलक का थिकनेस, जो वर्टिकल फेस है उसके थिकनेस की हम बात करते हैं। तो ये जो दूसरा फलक है वो अपना ये वाला है, ये वाला पूरा का पूरा फलक जो है दूसरा है कि नहीं, ये अपना दूसरा फेस है, पूरा का पूरा ये जो फेस है वो दूसरा फेस है। तो इसकी जो एरिया अगर इसका लिखा जाए तो हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि इसकी जो लंबाई है C से लेके A तक की लंबाई है, C से A तक की लंबाई है, तो हम लिख सकते हैं AC इंटू T। उसी तरीके से A3 जब लिखेंगे तो A3 ये तीसरा वाला फलक तो ये है जिसकी लंबाई B से लेके A तक है, तो हम लिख सकते हैं AB इंटू T। ठीक है, क्लियर है। BC क्या है, BC मतलब B से लेके C तक की लंबाई है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई जब करेंगे तो इसका एरिया आ जाएगा।
उसी तरीके से AC क्या है, यहाँ पे AC है, A से लेके C तक की लंबाई है, ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है, ठीक है। और AB क्या है, AB यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है बेसिकली, ये AB है, A से B तक की लंबाई है। तो लेंथ इंटू विड्थ करके हम इजीली जो है इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा क्लियर रहेगा तो आपको समझ में आएगा। तो साथ ही साथ A1 A2 A3 की जरूरत पड़ेगी, हमने उसको कैलकुलेट कर लिया है। साथ ही साथ हमें साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की भी जरूरत पड़ेगी। साइन थीटा देखिए, जहां पे एक ट्रायंगल बन रहा है A से B इंटू C के बीच में, अगर देखें तो ये देखिए हमारा A है, ये रहा हमारा A से लेके ये A है, ये जो कि कर्ण कहलाएगा, और BC अपना आधार है, और A से लेके C तक अपना लंब है, और इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना है, थीटा का है। तो जब साइन थीटा करेंगे तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा क्या होगा, AC, A से लेके C तक की लंबाई क्या होगा, हमारा लंब होगा। तो हमें साइन थीटा बराबर हो गया AC बटे कर्ण क्या होगा, हमारा B से लेके A तक की लंबाई, A से लेके B तक की लंबाई हमारा कर्ण होगा, तो हम AB लिख सकते हैं। साइन थीटा बराबर AC बटे AB हो जाएगा, ठीक है। अगर ये हमारा थीटा है तो साइन थीटा बराबर AC बटे AB हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम cos थीटा निकालें तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। इस ट्रायंगल में आधार क्या है, B से C तक की लंबाई हमारी क्या है, आधार है। हम लिख सकते हैं BC बटे कर्ण क्या है, AB। तो साइन थीटा कॉस थीटा A1 A2 और A3 की वैल्यू हमने निकाल के सामने रख लिया है। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं इसको आसानी से। बस इतना आपको करना है, आई होप कि आप समझ गए होंगे, इतना तो आप जो है कि विद्वान है ही, हम जानते हैं आपको। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि P2 इंटू A2 बराबर P3 इंटू A3 साइन थीटा। तो सबकी हम वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। तो P2 तो अपनी जगह पे ऐसे ही रहेगा, A2 की जगह हम लिख सकते हैं AC इंटू T बराबर P3 इंटू A3 है, A3 की जगह लिख सकते हैं AB इंटू T इंटू साइन थीटा की जगह हम लिख सकते हैं AC बटे AB। अब आप यहाँ पे देखोगे तो हम क्या करेंगे, AC इंटू टी को भी बराबर की इस साइड लेके आते हैं। तो क्या बचेगा, P2 बराबर P3 गुड़े AB गुड़े T गुड़े AC बटे AB। और बटे में क्या आ गया, हमारा इस साइड का जो AC इंटू टी था वो भी इस साइड आ गया, AC इंटू टी। अब सारा का सारा कट जाएगा, आप यहाँ से देख सकते हो। AB है, AB से कट गया, AC से कट गया, और T से कट गया। तो बचा क्या, फाइनल रिजल्ट निकल के आता है कि P2 बराबर P3। तो एक चीज तो हमने क्लियर देख लिया कि हाँ, जो P2 फोर्स है, P2 फोर्स का मतलब क्या हो गया, ये जो वर्टिकल प्लेन पर जो फोर्स लग रहा है या प्रेशर इंटेंसिटी P2 है, और एक ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन पर प्रेशर इंटेंसिटी P3 लग रही है, ये P3 जो लग रहा है वो दोनों एक बराबर है, ठीक है। तब आगे अभी तक हमने इक्विलिब्रियम इक्वेशन एक लगाया था, समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0। अब हम लोग दूसरा इक्विलिब्रियम इक्वेशन भी लगा सकते हैं। तो चलिए दूसरा इक्विलिब्रियम इक्वेशन हम इसको लगाते हैं। आप इसको जो है कि पॉज करके नोट कर लीजिएगा, इस फ्री बॉडी डायग्राम को आप बना लीजिएगा, ठीक है, साइड में। और स्पेस कम है तो हम जो कि इन सभी चीज़ों को इरेज कर दे रहे हैं फिलहाल तो, ठीक है। तो इस इक्विलिब्रियम इक्वेशन को हम हटा देंगे। तो चलिए फिलहाल तो हम यहीं पे कर देते हैं, छोड़िए। तो समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0 दूसरा इक्विलिब्रियम इक्वेशन हम लगाते हैं। यानी कि वाई डायरेक्शन में जो फोर्स है, तो वाई डायरेक्शन में आप देखोगे तो क्या मिलेगा, एक F1 मिलेगा जो कि ऊपर के डायरेक्शन में, और F3 cos थीटा जो कि नीचे के डायरेक्शन में है। दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं F1 बराबर
F3 cos थीटा। ठीक है, F1 बराबर F3 cos थीटा इजिली लिख सकते हैं। अब F1 का मान हम पुट कर देते हैं। F1 का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हम लिख सकते थे कि F1 बराबर P1 गुणे A1। ठीक है, और F3 का मान क्या था, F3 का मान था P3 इंटू A3, यही तो मान था। तो ठीक है, हम पुट कर देते हैं। F1 का मान क्या हो जाएगा, P1 इंटू A1, A1 का मतलब क्या हो गया, BC इंटू T बराबर F3, F3 का मान कितना है, F3 का मतलब है P3 इंटू A3, है ना, P3 इंटू A3, और A3 का मान यहाँ पे कितना है, AB इंटू T, तो AB इंटू T, साथ ही साथ cos थीटा, तो cos थीटा का भी मान रखना पड़ेगा। cos थीटा का मान अपना BC इंटू AB है। अब यहाँ पे डायरेक्टली मैं कर देता हूँ, आपको पता चल जाएगा कि BC इंटू 2 के जब बराबर के इस साइड लेके आएंगे तो वो बटे में आएगा, तो वो तो डायरेक्टली कट जाएगा। ठीक है, तो AB से कट गया, BC इधर BC से कट जाएगा, और T यहाँ पे T से कट जाएगा। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या मिलेगा हमको, यहाँ पे हमको रिजल्ट मिलेगा P1 बराबर P3। अब दोनों इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि जब P1 बराबर P2 बराबर P3, इसका मतलब देख रहे हैं, जब P3 P1 के बराबर है और यही P3 P2 के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि P1 बराबर P2 बराबर P3। इसका मतलब कि किसी भी प्लेट पर, पानी के अंदर किसी भी बिंदु पर, चाहे वो किसी एक बिंदु पर चारों डायरेक्शन से लगने वाला जो बल होगा वो एक समान होगा। ठीक है, एक छोटा सा पानी की टंकी है जो स्थिर अवस्था में, इसके अंदर छोटी सी बिंदु है, तो इसको हमने जूम करके सामने रख दिया है। और ये बिंदु कैसा हो सकता है, मान लो ट्रेपेजॉइडल शेप, ट्रेपेजॉइडल शेप, ये प्रिज्मेटिक शेप। प्रिज्मेटिक शेप लेने का हमारा मकसद क्या था कि हमने यहाँ पे वर्टिकल प्लेन को भी देख लिया, हॉरिजॉन्टल प्लेन को और इंक्लाइंड प्लेन को भी देख लिया। ठीक है, तो इन तीनों पे जो लगने वाला बल था, तीनों एक समान था। तो हम कह सकते हैं कि पास्कल के नियम के अनुसार पानी किसी स्थिर अवस्था में जल के अंदर किसी बिंदु पर लगने वाला, जल के द्वारा लगने वाला बल चारों दिशाओं में एक समान होगा। क्लियर है, आई होप कि आपको ये डेरिवेशन समझ में आ गया होगा। इसको अच्छे से आप अपने नोट्स पर उतार लीजिएगा और इसको करके जरूर जाइएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि पास्कल के नियम का उपयोग कहाँ पे है, यूजेस ऑफ पास्कल्स नियम। तो पास्कल के लॉ का कहाँ कहाँ पे एप्लीकेशन है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो आप हाइड्रोलिक्स का कोई भी, अगर आप जहां पे भी हाइड्रोलिक्स टर्म सुनते हैं, समझ लीजिए वहां पे पास्कल का इस्तेमाल है, पास्कल के रूल का इस्तेमाल है। ठीक है, इवन आपने हाइड्रोलिक लिफ्ट देखा होगा, ये इस तरीके के हाइड्रोलिक लिफ्ट। ठीक है, तो ये हाइड्रोलिक लिफ्ट में भी पास्कल का नियम अप्लीकेबल है। हाइड्रोलिक जैक देखा होगा, हाइड्रोलिक जैक जहाँ पे आपकी गाड़ी मोटर अगर खराब हो जाती है, कार वगैरह खराब हो जाती है, तो इस हाइड्रोलिक जैक की मदद से कार को उठा के आप उसके कार के पंचर वगैरह ठीक कर सकते हो। तो हाइड्रोलिक जैक में, इवन आप आजकल की गाड़ियों में हाइड्रोलिक ब्रेक भी आने लगा है। तो हाइड्रोलिक ब्रेक, जैसे कि ये व्हील्स मूव कर रही हैं और जैसे ही हम जो है ब्रेक अप्लाई करते हैं, ये फ्लूइड जो है अंदर जाता है, तो इसको पिस्टन को, इसको जो है ब्रेक को और ब्रेक पैड को जो है कि ब्रेक पैड क्या कर देती है, इस पिस्टन को मूव कराती है और ये ब्रेक लग जाता है। तो हाइड्रोलिक ब्रेक में भी इसका इस्तेमाल होता है, हाइड्रोलिक पंप में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो जहां कहीं भी आपने हाइड्रोलिक टर्म आए, आप समझ लीजिए वहां पे पास्कल का इस्तेमाल है। तो आपसे पूछता है कि पास्कल का एप्लीकेशन कहाँ है, तो हाइड्रोलिक लिफ्ट में, हाइड्रोलिक जैक में, हाइड्रोलिक ब्रेक में, हाइड्रोलिक पंप में, हर जगह। इवन आपकी जो जेसीबी है जिसमें हाइड्रोलिक्स लगी होती है, हर जगह जो है कि आपके पास्कल के नियम का उपयोग किया जाता है, इस रूल को अप्लाई किया जाता है। ठीक है, आई होप कि आपको यह टॉपिक काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो एक लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और इसको एग्ज़ाम में ज़रूर करके जाइएगा। आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाला है, ये लिख के रख लीजिए। ये समझ लीजिए कि आपका जो
एग्जाम का पेपर है वो लीक हो चुका है, अवधेश सर ने आपको बता दिया है, ये पेपर में आपके आएगा, तो इसका डेरिवेशन कर लीजिए, पास्कल का नियम अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है, आपके 5 नंबर फिक्स हो जाएंगे। चलिए तब मिलते हैं किसी और दूसरे वीडियो लेक्चर में। ये जो टॉप 20 वीडियो लेक्चर की सीरीज में करा रहा हूँ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैं ऐसे नहीं कि बस आपको वीडियो लेक्चर ऐसे क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, मैं पिछले 5 साल से इस हाइड्रोलिक सब्जेक्ट को पढ़ा रहा हूँ अपने स्टूडेंट को, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि ये टॉप 20 क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए हैं, इस क्वेश्चन के बाहर आपका कोई भी पेपर नहीं जाएगा। आप पेपर देखोगे कि सारे इसी टॉप 20 क्वेश्चन जो मैं कराऊंगा इसी में से ज्यादातर सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इक्का दुक्का क्वेश्चन जो है कि अलग हो सकता है क्योंकि मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ। आपके हाइड्रोलिक्स में अगर 100 टॉपिक है उसमें से केवल 20 टॉपिक पे ही हम जो है इस वीडियो लेक्चर को कर रहे हैं, यानी कि 20 टॉपिक को ही हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें से ज्यादातर क्वेश्चन आपके यहीं से फंस जाएंगे। तो चलिए अभी मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।